चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या अंतर होता है? तो बहुत बेसिक सा अंतर है। सिलेक्शन में आपको पता ही है, किसी भी पर्सनल को आपको सिलेक्ट करना, कंपनी में रखना, स्पेसिफिक जॉब के लिए आपका सिलेक्शन हो गया। रिक्रूटमेंट उस इंसान को ढूंढना होता है, ठीक है। आपने जो भी सर्टन आपकी जॉब है, उस जॉब के अकॉर्डिंग एक सही कैंडिडेट को सर्च करना और उसको स्टिमुलेट करना, यानी कि उसको इनकरेज करना कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई करे, दैट इज द रिक्रूटमेंट, ठीक है। और सिलेक्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस चूज करना जिससे आप एक सही पर्सन को उस स्पेसिफिक जॉब के लिए क्या कर पाए, सिलेक्ट कर पाए। सोर्स जो होता है रिक्रूटमेंट का वो बहुत अलग अलग तरीके का होता है, वेरिड सोर्सेज होते हैं, और सिलेक्शन की एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है, उसी के थ्रू आप क्या करते हो, किसी इंसान का सिलेक्शन करते हो। पोजीशन जो होती है सिलेक्शन की वो रिक्रूटमेंट के बाद ही होती है, ठीक है। सिलेक्शन इज स्टार्ट आफ्टर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करने के बाद आपका सिलेक्शन स्टार्ट होता है। अपॉइंटमेंट इज गिवन आफ्टर द सिलेक्शन। इसके अंदर पोजीशन क्या होती है, एक बार आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद में क्या करते हो, आप उसको अपॉइंट कर लेते हो। लेवल जो होता है यहाँ पे वो जनरली लोअर लेवल एम्प्लॉयज के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, और यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो सभी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो भी छोटे, जैसे जो आपके लोअर लेवल, जैसे सुपरवाइजर्स होंगे, सुपरिटेंडेंट्स होंगे, इनके लिए जब हम कोई वैकेंसी होगी तो हम रिक्रूटमेंट वर्ड यूज करते हैं, और जो भी अदर लेवल्स होते हैं उनके लिए हम सिलेक्शन वर्ड यूज करते हैं। जो प्रोसेस होती है वो डिफिकल्टी लेवल जो होता है इसका रिक्रूटमेंट का सिंपल प्रोसेस होता है, सिलेक्शन का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। आप आगे पढ़ेगी तो सिलेक्शन की पूरा प्रोसीजर होता है, क्या स्टेप उसको कंपनी लेती है वाइल सिलेक्टिंग अ पर्सनल। तो डिफिकल्टी लेवल रिक्रूटमेंट का सिंपल होता है, लेकिन सिलेक्शन का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एक्टिविटी पॉजिटिव एक्टिविटी है और सिलेक्शन एक नेगेटिव एक्टिविटी है, क्योंकि रिक्रूटमेंट तो हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, अप्लाई करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन सिलेक्शन में हमको लोगों को हटाना पड़ता है। इसलिए रिक्रूटमेंट को पॉजिटिव एक्टिविटी और सिलेक्शन को नेगेटिव एक्टिविटी कहा है। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको पता है, जब आप काम करते करते ट्रेनिंग लेते हैं उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और जब आप अपने काम से दूर, एक्चुअल वर्क से दूर होकर जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है वो होती है आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नॉलेज जो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको प्रैक्टिकल मिलता है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपको थ्योरेटिकल मिलता है, ठीक है। जो एम होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग का वो आपका होता है कमाते हुए, पैसा कमाते हुए चीजें सीखना, और जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का जो एम होता है वो आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में डेप्थ नॉलेज देना, ठीक है। एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी जो होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में वो ज्यादा होती है, ठीक है। और जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है वहां पे जनरली 2 से 3 एक्सपर्ट्स ही आपके होते हैं जो आपको ट्रेनिंग देते हैं। इंटरप्शन जो होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में नहीं होता, क्योंकि आप काम कर रहे हो तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कई बार इंटरप्ट होता है, क्योंकि आप काम भी कर रहे हो, सीख भी रहे हो, तो कई बार आपसे गलती हो सकती है, कई बार आपसे नुकसान हो सकता है, तो कई बार आपको इंटरप्शंस फेस करना पड़ सकते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपका काम तो आप कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ ट्रेनिंग ले रहे हो, तो यहाँ पे कोई इंटरप्शन आपका नहीं होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज में आपको डिफरेंस बताना है। तो पहला पॉइंट है सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज वेरी सिंपल, इंटरनल है मतलब कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री वॉल के अंदर अंदर जो आपको सोर्सेज मिलेंगे वो आपके इंटरनल सोर्सेज होंगे, और जो आपकी बाउंड्री वॉल के बाहर मतलब कंपनी के बाहर से जो भी आप ओपन मार्केट से जो रिक्रूटमेंट लेके आओगे वो आपके एक्सटर्नल सोर्सेज होंगे। जो स्कोप होगा वो बहुत लिमिटेड होगा, क्योंकि कंपनी के अंदर जो लोग हैं वो ही आपके पास में वही ऑप्शन अवेलेबल है रिक्रूटमेंट के लिए, तो इसलिए इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। लेकिन एक्सटर्नल में आपके पास पूरा मार्केट है, आप कहीं से किसी को भी रिक्रूट कर सकते हो, तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ सोर्सेज हैं और स्कोप काफी बड़ा है। लिबर्टी जो होती है यहाँ पे आपकी चॉइस और लिबर्टी लिमिटेड होती है, ठीक है। आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपकी जो चॉइस होती है वो काफी वास्ट होती है। प्रोसेस जो है वो काफी क्विक और टाइम सेविंग होती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, उसमें से कौन से उस चीज को उस जॉब को अच्छे से कर पाएगा, तो आप उसमें से चूज कर लेते हो और काफी जल्दी ये काम हो जाता है। लेकिन अगर आप बाहर से किसी को रिक्रूट करते हो तो आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, आपको बहुत सारी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, इसलिए लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जो कि आपके एक्सटर्नल सोर्सेज की है।
एक्सपेंसेस जो होते हैं, किसी भी तरह का एक्सपेंसेस आपको इंटरनल सोर्सेज में नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल सोर्सेज पे जाते हो रिक्रूटमेंट के, तो वहां पे आपकी एक कॉस्टली प्रोसेस ये देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी? जैसे कि हमने ऊपर डिफरेंस बिटवीन में देखा था कि सिलेक्शन एक लेंथी प्रोसेस होती है, एक बड़ा टर्म है। तो बड़ा टर्म क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स होती है जो आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, एक भी स्टेप आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो ये 9 स्टेप्स हैं इसके अंदर करने के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या होती है? रिसीविंग एप्लीकेशन। एक बार आपने अपना रिक्रूटमेंट दे दिया, ठीक है, आपने बोल दिया कि हमारे पास में इस जॉब की वैकेंसी खाली है, तो आप क्या करोगे? एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाओगे कैंडिडेट से, ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चले कि ये कौन पर्सन है, क्या करता है, क्यों जॉब चाहिए, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक ब्रीफ आइडिया जानने के लिए कैंडिडेट के बारे में आप क्या करते हो? एप्लीकेशन रिसीव करते हो। देन स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आपके पास में रिसीव हुई है उसमें से कितनी आपकी काम की है और कितनी आपकी काम की नहीं है, उसका आप अलग अलग करते हो, है ना। तो रिसीव जो आपकी एप्लीकेशन है उसको रिसीव करने के बाद में उसको सेपरेशन करने का काम क्या होता है? आपका स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशन में आता है, जिसके अंदर आप जो अपना क्राइटेरिया होता है वो देखते हो कि क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह मैच हो रहा है अगर हमारे डिजायरेबल जॉब से, तो हम उसको रखते हैं, नहीं तो हम उसको हटा देते हैं। फिर एक क्या करते हो आप, जब आपने देख लिया कि हाँ ये इतने कैंडिडेट्स हैं हमारे पास में जो इस हमारी जॉब के लिए सुटेबल रहेंगे, तो आप क्या करते हो? उनका एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हो, जिसके अंदर आप उनकी स्क्रीनिंग करते हो, मतलब उनका जो भी कुछ क्वेश्चंस उनसे किए जाते हैं जनरली, जो कि उनकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस को दर्शाते हैं। उसके बाद में आप करते हो एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। इसके अंदर साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, जिससे आपको इंडिविजुअल के बोल सकते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसके पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है कि वो इस जॉब के लिए सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। इसके बाद में होता है आपका फाइनल इंटरव्यू, जो कि आपकी फिफ्थ पॉइंट पे आती है, जिसके अंदर आपके कुछ ओरल क्वेश्चंस की जाते हैं, जिससे आप ये जज करते हो कि वो इस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है। अब देखो तीनों चीज में ये तो जज करेंगे क्योंकि ये हो क्यों रहा है, आपको सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट करने के लिए हो रहा है ना। तो पहले आपका प्रीलिमिनरी इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके अंदर एक ब्रीफ नॉलेज मिलेगा उनको आपकी स्क्रीनिंग करके कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हो या नहीं। फिर फिट मतलब आपकी फिटनेस के लिए होगा बेसिकली, है ना। फिर आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होगा कि आप एम्प्लॉयमेंट टेस्ट को पास कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके जो कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे उससे ये मालूम पड़ेगा कि आप एज अ पर्सन आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप इस जॉब को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा गुस्से वाले इंसान हैं, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, प्रेशर में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको वहीं पे आउट कर देंगे। फिर अगर आप यहाँ इस टेस्ट को फुलफिल कर लेते हो, फिर आपका फाइनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपसे कुछ ओरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे जो भी आपका रिक्रूटर होगा वो डिसाइड करेगा कि आप उस जॉब के लिए सूटेबल हो या नहीं हो। ये सारा होने के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि आपको कोई डिसीज है, वो कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, कोई कमी है आपके अंदर। और इसके अलावा जो भी आपका पुराना रिकॉर्ड होगा, जैसे अगर आपका कोई पुलिस रिकॉर्ड है वो चेक करेंगे, पास्ट एम्प्लॉयमेंट आपने कहाँ पे काम किया है, कैसा आपने काम किया है, वहाँ पे आपने कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया, ये सब चीजें इस टाइम पे चेक की जाती हैं बाय योर रेफरेंस, ठीक है। जो भी आपका रेफरेंस आपने दे रखा होगा उस रेफरेंस से वो चेक करेंगे। फिर आपका 7th होता है फाइनल सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट लेटर। अगर एक बार आपने सारे जितने भी एग्जाम से उसको क्लियर कर दिया तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको कंपनी के सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर किए जाएंगे। इसके बाद में आपका जॉब का नेचर क्या होगा, ठीक है, और आपका पे स्केल क्या होगा, कितनी सैलरी आपको मिलेगी, वो सब कुछ उस अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन होगा। इसके अलावा एक बार आपने अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपका इंडक्शन और प्लेसमेंट होगा, जिसमें आपको इंडक्शन के अंदर बेसिकली आपका ओरिएंटेशन होता है, जैसे आपका स्कूल में या कॉलेज में होता है। आपको पूरी एज अ न्यू एम्प्लॉय आपको बाकी के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होंगे उससे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और उस इन्वायरमेंट में आपको फैमिलियर कराया जाएगा बेसिकली। और लास्ट होगा आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जिस भी जॉब के लिए आपको वहां पे रखेंगे वो उसके लिए सिस्टमैटिक ट्रेनिंग होगी, वो आपको मिलेगी, और ताकि आप अपना काम इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कर पाएं। तो ये हमारा बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो बहुत इजी है याद करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग।
अब हमारी दो तरह की ट्रेनिंग होती है, ये हमने ऊपर पढ़ा ही था। एक होती है ऑन द जॉब, जो कि हमारा काम करते हुए, मतलब पैसा कमाते हुए जो हम ट्रेनिंग लेते हैं वो होती है ऑन द जॉब। और जो हम काम नहीं कर रहे लेकिन हमें सिर्फ ट्रेनिंग मिल रही है वो होती है हमारी ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जब वर्कर्स काम करते हुए कुछ काम सीखते हैं उसे हम बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एज पर द डेफिनेशन, द एम्प्लॉयज इज ट्रेन्ड ऑन द जॉब एंड एट हिज वर्क प्लेस। अब इसमें क्या क्या तरीके से हो सकती है? सबसे पहला जॉब रोटेशन की तरह, जॉब रोटेशन, it involves a systematic transfer of the training from one job to another job, that is broaden his knowledge and attitudes। ठीक है, जॉब रोटेशन कर दिया मतलब एक तरह का काम आप पहले कर रहे थे, फिर आपको किसी दूसरे तरह का काम टास्क में भेज दिया, फिर डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, तो इससे क्या होगा, आपका जो नॉलेज होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, आपको पहले एक तरह का काम आता था लेकिन अब आपको उस डिपार्टमेंट का भी काम आने लग गया। जॉब रोटेशन पहला टेक्निक है आपको ट्रेन करने का। दूसरा है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये जो मेथड होती है इसके अंदर आपको स्पेशल गाइडेंस और सुपरविजन दिया जाता है बाय द एक्सपर्ट्स, जो भी उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, टेक्निकल, वेदर इट इज टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। जनरली तो टेक्निकल ही होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में। तो वहां पे आपको जो भी एक्सपर्टीज या फिर एक्सपर्ट्स होंगे उसके, वो आपको क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद में आता है कोचिंग। कोचिंग में अंदर आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो भी आपको सुपीरियर या बॉस होगा वो आपको बताएगा कि कोई भी पर्टिकुलर टास्क को आपको कैसे करना है, कैसे समझना है, कैसे गोल सेट करना है और कैसे उसको अचीव करना है। ठीक है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, इसके अंदर आपका थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन हम बैठाते हैं हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज में और प्रैक्टिकल नॉलेज में। इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है जनरली हमारे मेडिकल में देखने को मिलती है, या फिर अगर कोई CACS है तो ऑडिटिंग वाले जो काम होता है उसके अंदर हम इंटर्नशिप ट्रेनिंग देखते हैं। मैनेजमेंट में, लॉयर्स में, बहुत सारी जगह आपको, बहुत सारे प्रोफेशंस में आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग देखने को मिलती है। बेसिकली ये जो इंटर्नशिप वाला प्रोग्राम होता है जनरली सिर्फ आपका प्रोफेशन में ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में। ये जो ट्रेनिंग होती है ये एम्प्लॉयज को स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए ट्रेन करने के लिए की जाती है और ये एक्चुअल वर्क प्लेस से दूर की जाती है। ठीक है, आपको काम करते करते वो नहीं सिखाएंगे। क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि कई बार क्या होता है कि नुकसान होने के चांसेस होते हैं, है ना। अब आपको उस जगह पे काम करते हुए सिखाएंगे तो हो सकता है उनको नुकसान भी हो सके, वो भी हम एक डिस्कस करेंगे पॉइंट। तो पहला है कॉन्फ्रेंस एंड क्लासरूम लेक्चर्स। कुछ चीज ऐसी होती है जो आपको आप घर बैठे सीख सकते हो या फिर वर्क प्लेस से दूर रह के सीख सकते हो, जैसे कि बाय आपका कॉन्फ्रेंसेज एंड क्लासरूम लेक्चर्स। तो आपको इस तरीके से पहला तो ट्रेनिंग मेथड ये हो गई कि आपको क्लासरूम लेक्चर से या फिर कॉन्फ्रेंस से वो चीज सिखा दी। कोई भी एक ट्रेनी होगा आपका, वो आपका कुछ एक हफ्ते का या 10 दिन का कुछ प्रोग्राम लेके आएगा और वो आपको डे बाय डे एक एक चीज समझाएगा। फिर आपका आता है दूसरा फिल्म के थ्रू, आपकी जो भी लेक्चर्स थे या फिर कॉन्फ्रेंसेस थे उनको एक फिल्म में एक पूरे टॉपिक को कवर करते हुए एक पूरी फिल्म बना दी और वो आपको शो कर दी, आपको दिखा दी, इस तरीके से। इसके अलावा केस स्टडी में आपको कोई भी सिचुएशन दे देंगे, जो भी आपका ट्रेनी होगा वो आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके देगा कि अगर आप इस सिचुएशन में होंगे तो आप क्या करेंगे। ठीक है, CBSE में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं केस स्टडी बेस्ड, तो वो आपका एक ट्रेनिंग का पार्ट है जो कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आएगा। फोर्थ पॉइंट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होता है ये आपका मशीनरी से रिलेटेड होता है। जब आपको मशीनरी पे प्रैक्टिस करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के थ्रू दी जाती है। अब इसको सिंपल शब्दों में समझाएं तो ऐसा होता है कि जो मशीनरीज होती है उसकी एक डमी बनाते हैं। ठीक है, उस डमी पे आपसे काम करवाते हैं ताकि आप जब एक्चुअल मशीनरी पे काम करो तो आपसे कोई गलती ना हो। तो ये इसमें जो ट्रेनिंग होता है उसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज मिलते हैं और ट्रेनिंग के बाद में उसको एक्चुअल फैक्ट्री में भेजा जाता है काम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।